नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे भागलपुर के हालात के बारे में। 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में भी सियासी हलचल अपने शबाब पर है। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जबकि लोग ऐसे रहनुमा का इंतखाब करने की बात करते हैं जो इलाके की तरक्की में अपना अहम योगदान अदा करे। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज जानते हैं भागलपुर के हालात के बारे में। भागलपुर देश में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर इस जिले का नाम सुनते ही आंखों के सामने कोकून्स, तसर सिल्क, हस्तकरघा और पावरलूम की खटखट की आवाज़ें घूमने लगती है। 2015 के विधानसभा चुनाव की गहमागहमी इस जिले में भी अपने शबाब पर है। मतदाताओं को रिझाने की हर मुमकिन कवायद जारी है। पहले चरण में भागलपुर की जनता अपने इलाके के रहनुमा का इंतखाब करेगी। 8 नवंबर को इस इलाके के रहनुमाओं के मुकद्दर का फैसला होगा। सूबे की सियासी समीकरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि आमतौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच इस जिले में घमासान होगा। मतदाता विकास की कसौटी पर पार्टियों के वादों को परखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही काम करने वाले उम्मीदवारों को इलाके की बागडोर सौंपने की चर्चा हो रही है। इस बार हम अभियान चला रहे हैं कि हम वैसे पार्टी को वोट देंगे जो हमसे वादा करे, हमारे बिजली और बुनकरों की समस्या का समाधान करे। मैं उन्हीं को वोट दूंगा। ये मैं बुनकरों से भी अपील कर रहा हूं। अब की बार भी जो है, जो सरकार जो काम करने वाला रहेगा तो उसको ही देंगे वोट। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3 पर जेडीयू, 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। तब सियासी समीकरण और था और जिले में आरजेडी और एलजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी थी। लोकसभा चुनाव के बाद भागलपुर में हुए बाई इलेक्शन में भागलपुर की सीट बीजेपी हार गई और कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। जिले में 3 सीटें जेडीयू के पास है, 2 पर अब बीजेपी का कब्जा है और 2 पर कांग्रेस का। पिछले चुनाव में जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जेडीयू और आरजेडी के बीच भिड़ंत हुई थी। 2 में बीजेपी और आरजेडी आमने सामने रही और कांग्रेस 1 पर जेडीयू के साथ और 1 पर बीजेपी के साथ मुकाबले में थी। पिछले चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां इस बार के चुनाव में एक साथ हैं और एक दूसरे की मदद करने वाली पार्टी इस बार एक दूसरे के मुकाबले में है। देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर की सियासी जमीन किसके हिस्से में आती है और किसकी जमीन खिसक जाती है। लेकिन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव दिलचस्प होगा, ये बिल्कुल साफ है। एनडीए पर ज़्यादा भरोसा जता रही है और एनडीए की सरकार बनेगी, यहाँ पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 7 विधानसभा में हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम 7 विधानसभा इस बार जरूर जीतेंगे। सेकुलर फोर्सेस के जो लोग हैं, चाहे वो माइनॉरिटी के हों या मेजॉरिटी के लोग हों, उनको कॉन्फिडेंस इन लोगों पे है। इसकी ख़ास वजह यही है कि ये जो सेकुलर वोटर्स हैं वो कांग्रेस और के साथ आरजेडी के साथ इस महागठबंधन को वोट करने के लिए तैयार हैं। उधर सूबे में पार्टियों के बीच आपसी गठबंधन होने के बाद से ही जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन और एनडीए अपनी अपनी तैयारियों में जुटी रही है। लोगों के मसले को हल करने का वादा कर सियासी पार्टियां इलाके के मुकद्दर को रोशन करने का मंसूबा भी बना रही हैं। उधर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियती आबादी फैसला कुन तादाद में है। अक़लियती समाज इस इलाके में सियासी नुमाइंदगी देने का मुद्दा उठाकर जिले की सियासत को और भी गरमा दिया है। एक वोट कास्ट करना होगा। अब वोट में ही वो ताकत है जो हुकूमत तश्कील पाती है। एक हुकूमत आ सकती है, दूसरी हुकूमत जा सकती है, कोई दूसरा निज़ाम सियासी कायम हो सकता है। ये सिर्फ वोट से होता है और इसके लिए वो जानते हैं कि आईनी तौर पर सभी को हिस्सेदारी दी गई है दस्तूरी तौर पर कि वो वोट डालें, हुकूमत बनाने में हिस्सा लें। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह से थी। बीहपुर में 12 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 56.14% पोलिंग हुई। बीजेपी और आरजेडी के बीच घमासान हुआ। महज 465 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। गोपालपुर में 14 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। असल लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच थी। जेडीयू के उम्मीदवार ने 25,060 वोटों से जीत हासिल की। यहाँ 56.08% पोलिंग हुई थी। सुरक्षित सीट पीरपैंती में 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 48.41% पोलिंग हुई। असल लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच थी। बीजेपी ने 5,752 वोटों से चुनाव जीता।
कहलगांव में 11 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस और जेडीयू के बीच असल लड़ाई थी। 51.25% पोलिंग हुई। कांग्रेस के उम्मीदवार ने 8,935 वोटों से चुनाव जीता। भागलपुर में 15 लोगों ने चुनाव लड़ा। 42.97% पोलिंग हुई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान हुआ। बीजेपी ने 11,060 वोटों से चुनाव जीता, लेकिन बाद में भागलपुर में हुए बाई इलेक्शन में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई और कांग्रेस ने जीत हासिल की। सुल्तानगंज में 24 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। असल लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच थी। 46.88% पोलिंग हुई। 4,845 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। नाथनगर में 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला हुआ। 4,727 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। यहां 50.31% पोलिंग हुई। 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां सियासी पार्टियों का सियासी समीकरण बदल गया है, वहीं जिले के मतदाताओं की सियासी बनावट भी बदलती नजर आ रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं इन सबके बीच मतदाताओं की नजरें अच्छे उम्मीदवारों की तलाश पर टिकी है। चुनाव में जो अच्छा नेता होगा उसको वोट देंगे, जो हमारा समस्या हल करेगा उसको वोट देंगे। कोई भी पार्टी हो, पार्टी पर नहीं जाते हम लोग जाते हैं कि जो हमारा समस्या हल करे उसको हम वोट देंगे। जिले के लोगों की माने तो वैसे रहनुमा का इंतखाब करेंगे जो इलाके की तरक्की के साथ ही जिले के मसले को हल करने की कोशिश करे। जानकारों के मुताबिक सूबे के पुराने जिलों में शुमार होने के बाद भी उनका इलाका आज भी तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के हालात के बारे में। जानकारों की माने तो वक्त बदलने के साथ साथ ज़िले की हालत ज़रूर बदली है, लेकिन आज भी भागलपुर में रोज़गार, सेहत और तालीम का मसला सियासी पार्टियों के दावों पर सवाल खड़ा करता है। इस इलाके का नेतृत्व एक से बढ़कर एक सियासी दिग्गजों के हाथों में रही है, लेकिन आज़ादी के 7 दशक गुजारने के बाद भी ज़िले के ज़्यादातर लोगों का बुनियादी मसला रोटी, कपड़ा और मकान तक ही महदूद है। दिल्ली और पटना में बैठकर गुडफील का दावा खुशियों का एहसास जरूर कराता है, लेकिन ज़मीन पर पहुंचते ही हुकूमतों के दावे ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। सूबे के पुराने जिलों में शुमार होने के बाद भी भागलपुर के क्या हालात हैं, लोगों की ज़बानी सुनिए। भागलपुर से 12 किलोमीटर दूर ये दरियापुर गांव है, बुनकरों का गांव है। इलेक्शन का वक्त है, सभी पार्टियां इनके इलाके में, इनके गांव में वोट मांगने तो आती है, लेकिन कई मसले हैं बुनकरों के साथ। यहां आम तौर पे लोग हैंडलूम पे कारोबार करते हैं। बिजली नहीं है, पावरलूम नहीं चल पाता है। हालांकि भागलपुर में पावरलूम चलता है, लेकिन यहाँ हैंडलूम है। कई सारे लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं क्या मसले हैं आप लोगों के। बेसिकली हम लोगों के साथ मसला ये है कि जो भी आते हैं सरकार वो टाइम पर वोट ले लेते हैं, फिर उलट करके नहीं आते हैं। और मजदूरी जो हम लोग को बहुत कम पड़ती है, सब बाल बच्चा मिल के करते हैं तो 150-200 रुपया रोज़ पड़ता है। जाहिर है कई घंटे यानी करीब 10 घंटे रोज़ाना लोग काम करते हैं तो 100 से 150 रुपए की कमाई होती है। हर इंतखाब में तमाम सियासी पार्टियों के लीडर बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन बुनकरों के मसले आज भी अपनी जगह बरकरार हैं। कई लोग हैं, आप बताइए साहब, आप क्या करते हैं, कितना पैसा कमा पाते हैं दिन में? ताना बुनाई करते हैं, उसमें 2 आदमी खटते हैं तो वही 150 रुपया रोज़ मजदूरी होता है। इलेक्शन के टाइम में पार्टी आता है, बोल करके जो जाता है तो फिर जीतने के बाद फिर लौट करके नहीं आता है, तो कोई भी सुविधा नहीं देता है सरकार। दिल्ली और पटना में बैठकर भले ही गांव की तस्वीर बदलने का लोग वादा और दावा करते रहे हों, लेकिन मुश्किलें आज भी लोगों की बरकरार है। बुनकरों के लिए कई सारे बातें की जाती है, कई सारी बातें की जाती है, कई स्कीमों को चलाने का दावा भी किया जाता है। कितना इम्प्लीमेंट हुआ है आप लोगों के गाँव में या आपके इलाके में? हम लोग 2 आदमी खटते हैं, 150 से 250 या 200 तक की आमदनी होती है। इसमें सभी बाल बच्चे मिलके खटते हैं और बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। हुकूमत कहती है तालीम ज़रूरी है, हुकूमत तालीम को लेकर भी कोशिश अपनी करने का दावा करती है, लेकिन पैसे की कमी, फैसिलिटीज़ का अभाव यहाँ दिख रहा है। बहुत खटते हम लोग थक गए, हमारे मजदूर नहीं मिलता, हम लोग को मिलता है। कई लोग और भी हैं हमारे साथ। आप बताइए साहब, आप क्या कहेंगे, आप बताइए। ये देखिए, बुनकर आज इतने मजबूरी में है और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, पूंजी की कमी है, मार्केटिंग की कमी है और
हमेशा बुनकर रात दिन खट के जो है किसी तरीके से पेट पोस रहा है, बच्चों का पढ़ाना मुश्किल है, सेहत खराब है। सरकार से हम लोग को पूंजी मुहैया कराए ताकि हम लोग को स्थिति सुधर जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया ईटीवी से बात करने का। तो जाहिर है सर, हुकूमत से जो अपील हो रही है कि हुकूमत जो है पूंजी यानी प्रोवाइड कराए। कई कद्दावर शख्सियतों का ये इलाका रहा है भागलपुर। 7 असेंबली हलके हैं, ख़ास तौर से नाथनगर में, और नाथनगर का जो असेंबली हलका है इसमें बुनकरों की बड़ी आबादी है। ये दरियापुर गांव है, पूरा गांव बुनकर आबादी का है, लेकिन मसले बदस्तूर कायम हैं आज भी, जबकि हमेशा और सब चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े ऐलानात और दावे करते रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सभी चुनाव में इस इलाके के मसले को हल करने का दावा सभी सियासी पार्टियां करती रही हैं, लेकिन आज भी शहर में कुछ देर की बारिश हो तो चारों तरफ पानी जमा हो जाता है। गलियों में वो पानी कई दिनों तक जमा रहता है। इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है, जिससे लोग निजात चाहते हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा सकी है। उधर इस इलाके में शैक्षणिक संस्थाओं की कमी नहीं है, बावजूद इसके तालीम के मामले में इलाका पिछड़ा है, साथ ही रोजगार नहीं है, लिहाजा यहाँ से भी लोगों का पलायन होता है। आज़ादी के बाद से बुनकरों का उत्थान नहीं हुआ, हर तरह से आज जो है गिरते चले जा रहे हैं और लोग यहाँ बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। जाहिर है जिले को एक अलग मुकाम दिलाने में बुनकरों की बड़ी भूमिका रही है। कपड़ों की बुनाई का काम करीब 200 साल पुराना है। कपड़ा के कारोबार में लगे बुनकर कभी संपन्न लोगों की फहरिस्त का हिस्सा थे और उनका जिला करीब के दूसरे जिलों के लोगों को रोजगार से जोड़ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ बुनकरों का व्यवसाय तरक्की की रफ्तार का हिस्सा नहीं बन सका। उधर तमाम सियासी पार्टियों ने बुनकरों के मसले को हल करने का भरोसा तो दिलाया, लेकिन बुनकरों के मसले पर कभी ठोस कोशिश नहीं की। रोजगार का मसला बहुत बड़ा है। जाहिर है कि ये सिल्क सिटी कहलाता है और यहाँ की जो बुनकर की आबादी है, ना उनको बिजली है ना उनको ये है, और वो जाहिर है कि ये सारी सनत दूसरी तरफ शिफ्ट कर रही है। दूसरे को रोजगार मुहैया करने वाला ये जिला आज खुद बेरोजगारी की मार झेलने पर मजबूर है। इस जिले से भी लोग बड़ी तादाद में पलायन करते हैं। हालांकि इस मसले को हल करने का नारा सूबे में बनने वाली तमाम सरकारों ने भी किया और इलाके का नेतृत्व करने वाले सियासी लोगों ने भी, बावजूद इसके मसले बने हुए हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के हालात के बारे में। 7 विधानसभा क्षेत्र वाले इस जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। उस आबादी का बड़ा हिस्सा बुनकर समाज का है। बुनकरों के मसले को हल करने का दावा और वादा हमेशा किया जाता रहा है, लेकिन क्या है बुनकरों के हालात, आइए हम आपको दिखाते हैं। बुनकरों के मसले को हल कराने के सिलसिले में सूबाई और केंद्रीय सरकारों ने हमेशा अपनी दरियादिली का इजहार किया है। बावजूद इसके बुनकरों के मसले अपनी जगह पर बने हुए हैं। लोग पेट भरने के लिए काम करते हैं। 10 घंटे लूम चलाने पर 100 रुपये की कमाई होती है। घर का चूल्हा तो किसी तरह रोशन हो जाता है, लेकिन जिंदगी की बाकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। बावजूद इसके सियासी ताकत हमेशा बुनकरों की मसीहाई का दावा करती नहीं थकती है। बुनकर जो है अपने स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। हर बुनकर चाहता है कि मतलब प्रोग्रेस करे, लेकिन बुनकर प्रोग्रेस क्या करेगा, पीछे जा रहा है बुनकर। हमको दिक्कत ये है कि हम लोग ताना बुनते हैं। ताने में हम लोग को 150-200 रुपये से बेसी ढाई नहीं होता है और 2-3 आदमी के खटते हैं और परेशानी होता है कि बच्चे लोग को पढ़ा नहीं सकते हैं। बिहार में लघु और कुटीर उद्योग का एक बड़ा केंद्र भागलपुर बुनकरों को राहत पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। उधर कोई चुनाव ऐसा नहीं गुजरा जब बुनकरों से बड़े बड़े वादे नहीं किए गए हों, लेकिन वादे हकीकत में कितना बदल सके हैं, बुनकरों के इस इलाके की ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। ये रेहाना है। रेहाना 7 बेटियों की माँ है। उनकी बेटियां पढ़ती हैं, लेकिन उस पढ़ाई के लिए बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है। इस एक कमरे में ही ये पूरा परिवार रहता है। पूरे दिन सभी मिलकर काम करते हैं तो किसी तरह से घर की दाल रोटी का इंतजाम हो पाता है। बच्चियों की ज़बानी सुनिए,
उनकी मुश्किलें कैसी है। तकलीफ की वजह से हम पढ़ाई लेट चालू किए। सब लोग हंसते कि इतना बड़ी बड़ी लड़की पढ़ने के लिए आती है, लेकिन फिर भी हम लोग जाते सोच के कि पढ़ेंगे अपना ये बनेंगे। मेरे पापा दूसरे के घर पे ये करते हैं और हम लोग अपना ये काम करके अपना भाई बहन को पढ़ाते हैं। जितना भी होता है हम अपना कोशिश करते रहते हैं और हम लोग का इच्छा है कि हम लोग पढ़ें। और पढ़ाई बहुत मेहनत से करते हैं, टाइम नहीं बचता है, मशीन भी चलाना रहता है। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत दिक्कत होती है, ना कॉफ़ी पूर्ति है और ना जो पढ़ते हैं उसका फीस होता है। सवाल है कि आखिर कपड़ा बुनने वाले इन कारीगरों की ऐसी हालत क्यों है। पहला, सरकार की तरफ से बुनकरों के लिए चलाई जाने वाली स्कीमें जमीन पर नहीं उतरती है। दूसरा, सरकार उनके मसले को हल करने का दावा करती है, लेकिन पहल करने से हमेशा बचती रही है। बिजली का अभाव है, बाजार नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला खुद बुनकर समाज की रहनुमाई करने वाले नेताओं से जुड़ा है। बुनकरों के नेता बुनकरों के मसले पर सिर्फ बात करते हैं और सियासी पार्टियों से उसका सियासी फायदा हासिल करते हैं, लेकिन बुनकरों के मसले को हल करने के सिलसिले में कभी ठोस कोशिश नहीं करते। 10 घंटे काम करने पर बुनकरों को 100 रुपया मिलता है और इस मामले पर बुनकरों के नेताओं की तरफ से कभी किसी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई जाती है और न ही वो लोग इस मसले पर कभी संजीदा होते हैं जिनकी सियासी गाड़ी ऐसे लोगों के ही वोटों से चलती है। फिर भी दावों की कमी नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी के दावों में कितना दम है और किसको इलाके का क़यादत मिल पाता है। जो भी यहाँ से आज तक जीत के गए हैं वो चले गए। वो आते हैं, एरिया का दौरा करते हैं, दावत खाते हैं, शादी अगर कहीं उनका जो हिमायती लोग के घर में शादी हो गई या कोई फंक्शन होगा वहाँ आएंगे, दावत खाएंगे और फिर वहीं से हाथ धो करके गाड़ी पकड़ के सीधा निकल जाएंगे। काम करने के बाद भी भूखा रहना पड़ता है, इसलिए कि जितना इसका मजदूरी होता है उतना मिलता नहीं हम लोग को। नेता तो कोई वादा कर जो वादा करता है इलेक्शन एक टाइम, उसके बाद 5 साल फिर थोड़ा आता है नेता। कहते हैं ख्वाब हकीकत तब बनते हैं जब इलाके के लोगों के साथ ही नेतृत्व उन मसलों को हल करने की पहल करे जिसका ऐलान कर उस सत्ता की ताकत का हिस्सा बनता है। लेकिन अक्सर वादे पानी का बुलबुला साबित होते रहे हैं और हर 5 साल में चुनाव दस्तक देता रहा है। बहरहाल इस बार इस इलाके का बागडोर किसका मुकद्दर बनता है ये देखना अभी बाकी है। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।